बीते 10 महीने से गाजियाबाद यूपी गेट पर 3 कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज संयुक्त मोर्चा के द्वारा 27 सितंबर को आज एक भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें सुबह 6 बजे से और शाम के 4 बजे तक ये भारत बंद का आह्वान हुआ और जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया। बात की जाए तो 1:30 बजे करीब धरना स्थल पर राकेश टिकैत वहां आए थे और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्हें आगे की रणनीति के बारे में और इस भारत बंद के आह्वान पे जो सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में बताया। वहीं बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर देखा गया कि प्रशासन भी इस भारत बंद को लेकर अलर्ट था और प्रशासन ने पहले से ही लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी रूट डाइवर्ट का जो गाइडलाइन थी वो जारी कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं शहर में जाम देखने को मिला। अगर बात की जाए तो इस 3 कृषि कानून के विरोध में 11 दौर की वार्ता हुई हैं जो असफल रही हैं, जिसका जो बेनतीजा निकली है। इसको लेकर भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिव था कि सरकार को दिखाने का, अपनी किसान एकता का दिखाने का, जो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया भी। अगर बात की जाए तो 4 बजे जो NH24 जो NH9 है उसको बंद कर दिया गया था सुबह 6 बजे, वो शाम को 4 बजे खोला भी गया और इस बीच में भी जो एम्बुलेंस है और जो इतने भी काम की व्यवस्थाएं, जो इमरजेंसी की सुविधा हैं, उनको सुचारू रूप से चालू रखा गया था। केंद्र के द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के खिलाफ किसान जथेबंदियां लगातार विद्रोह कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, जिसके चलते 1 साल के समय के करीब जो है किसान जथेबंदियों के द्वारा दिल्ली की सरहदों पर बैठकर जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई बार केंद्र की सरकार और किसानों के बीच इस मसले को लेकर जो है मुलाकात हुई, मीटिंग की गई, लेकिन वो मीटिंग जो है इस मसले का हल नहीं निकाल पाई, जिसके चलते किसान जथेबंदियां लगातार आंदोलन कर रही हैं और 27 सितंबर को जो है पूरा भारत बंद का ऐलान जथेबंदियों के द्वारा किया गया, जिसमें आम जनता का सहयोग किसान जथेबंदियों को मिलता हुआ दिखाई दिया। अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर में मुकम्मल तौर पर जो है किसान जथेबंदियों को जो है जितने भी मार्केट दुकानें हैं उनका सहयोग दुकानदारों का मिलता हुआ दिखाई दिया। सभी मार्केट दुकानें बंद रहीं। नेशनल हाईवे बंद करके किसानों ने आवाजाही को बंद करके प्रदर्शन किया, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है, ये जो बंद का कॉल दिया गया था, ये सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक का दिया गया था और आज 4 बजे के बाद जो है यकायक जितना भी जो रोड थे उन्हें खोल दिया गया किसानों के द्वारा और जितनी भी मार्केट दुकानें हैं वो 4 बजे के बाद जो है खुलती हुई दिखाई दी। करीब 8 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने आज भारत बंद की घोषणा की। इसका असर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो नजर आया, लेकिन शहरी इलाकों से यह आंदोलन का बहुत असर नजर नहीं आया। कुछ राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा कई और ऐसे दल थे जिन्होंने आज भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहा। इनके कार्यकर्ता सड़कों पर तो नजर नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बयार जरूर चली। फिलहाल जो विपक्षी दल हैं उन्होंने समर्थन किया, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं गन्ना भुगतान को लेकर और गन्ना मूल्य को लेकर। उन्होंने कहा है कि 400 रुपए इसकी वृद्धि की जानी चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है। लेकिन यदि बात की जाए फरीदाबाद की तो यहाँ पर आज भारत बंद पूरी तरह से बेअसर नजर आया। हालांकि जो लोग किसी अन्य जिले या राज्य में अपने कामों के लिए जाना चाहते थे उन्हें जरूर परेशानी हुई, उन्होंने वहां जाने से परहेज रखा। लेकिन इसके अलावा यदि बात की जाए तो लगभग सभी संस्थान खुले हुए नजर आए। स्कूल कॉलेजेस जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार वहां पर गतिविधियां जो है वो बरकरार रही। पुलिस व्यवस्था की यदि बात करें तो आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रही। खुफिया तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो फरीदाबाद जिले में भारत बंद को लेकर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नजर नहीं आई। शांतिपूर्वक तरीके से आज पूरा दिन जो है वो आज व्यतीत हुआ और पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज्यादा जरूरी काम से कहीं बाहर जाना चाहते थे, आज का दिन उनके लिए जरूर मुश्किलों भरा साबित हुआ है। भारत बंद की सफलता किसानों के चेहरे से साफ दिखाई देती है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। 3 कृषि बिलों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया गया था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र की जो मुख्य सड़क है हिसार सहारनपुर मार्ग
पूर्णतः बंद रहा। किसानों ने करीब दर्जनों जगह जाम लगाया, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके सुबह से ही जाम के हालात पैदा कर दिए। दुकानदार, व्यापारी और आड़तियों ने भी इस बार किसानों को एक तरह से भारत बंद में उनका साथ दिया। बड़ी बात ये रही कि धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, जो दिल्ली से जम्मू जाने वाला रेलवे ट्रैक है, वो भी पूर्णतः जाम रहा। शाहबाद में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी जो ट्रेनें थी दिल्ली से जम्मू या चंडीगढ़ आने जाने वाली, वो जहां थी वहीं के वहीं ठहर गई। कुरुक्षेत्र में भी जो वैष्णो देवी जाने वाली जो ट्रेन है घंटों खड़ी रही। मालवा, उचहार और दादर जैसी बड़ी ट्रेनें कई घंटे जाम में फंसी रही। इस समय खड़े हैं हम बरसाड़ा टोल प्लाजा पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसको देखते हुए सुबह के समय में घरोंडा की जो मार्केट है वो पूरी तरह से खुली हुई थी। उसके बाद किसानों ने पूरी घरोंडा की मार्केट में जाकर आह्वान किया था कि वो भारत बंद का उनके सहयोग दें और अपनी दुकानें बंद करें। इसके बाद पूरा किसान का जो जत्था है सैकड़ों की तादाद में घरोंडा टोल प्लाजा पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने टोल प्लाजा को दोनों तरफ से जाम कर दिया है। आप जिस प्रकार से उन्होंने जाम लगाया उसको देखते हुए दोनों तरफ से जो वाहन है उनका आवागमन बंद हो गया था। पुलिस प्रशासन ने वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए लिंक रोड से वाहनों को निकालना शुरू कर दिया गया है। इस समय भी जो टोल प्लाजा पर है वो किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए किसान हैं उन्होंने टोल प्लाजा पर बैठकर सरकार के खिलाफ और काले कानूनों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। डबवाली ट्राई सिटी में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जहां पर सुबह 6 बजे से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही डबवाली सहित पूरे जिला में 31 स्थानों पर किसानों की ओर से चक्का जाम किया गया है। तो गांव चौटाला के नेशनल हाईवे 54 पर भी किसानों की ओर से जाम लगाया हुआ है। वहीं पर किसानों के इस आह्वान के साथ साथ बाजारों में सन्नाटा पसरा है। तो तमाम दुकानदारों के साथ साथ व्यापारी एसोसिएशन की ओर से भी किसानों का साथ दिया गया है, जहां पर डबवाली के खुया मलकाना टोल प्लाजा से लेकर ट्राई सिटी के गोल चौक व उप तहसील गोरीवाला में किसानों की ओर से चक्का जाम पूर्ण तरीके से किया गया है। आपको याद है कि किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर लगातार आज 10 महीनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत बंद के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा की जो पहल थी वो कामयाब रही है और लगातार किसानों के इस आह्वान पर तमाम आमजन के साथ साथ बाजार, दुकानदार, मजदूर और व्यापारी वर्ग की तरफ से भी खुला समर्थन दिया गया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन जारी है और आज भारत बंद को लेकर ऐलान किया गया था, जो कि सामने आया कि एक अचानक से रेल आई और रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसानों को प्रशासन ने आनन फानन में वहां से हटाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही कि जो रेल चालक था उसने सूझबूझ से काम लिया और रेल को रोक दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, काफ़ी किसानों की जान जा सकती थी। लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जारी है और आज पूरे जो राय विधानसभा क्षेत्र में सभी तरह की किसानों ने रोड रोक रखे और रेलवे ट्रैक को रोका हुआ है। ऐसे में आम नागरिक उस लेकर उस चिंता को जरूर बैठा हुआ है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि सुबह से और शाम हो चुकी है, लगातार किसान अपनी बात को लेकर रोडों पर बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलन जारी है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य करने की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वरुण गांधी सीएम को पत्र लिख चुके थे। सीएम योगी ने रविवार को ही गन्ने पर 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए थे। इसके साथ ही गन्ने का मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वरुण गांधी ने कहा कि क्विंटल गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति करना कम है, क्योंकि खाद, बीज, पानी और बिजली की बड़ी कीमतों के कारण यह मूल्य कम है, जिसके चलते गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। साथ ही कहा कि यदि किसी कारणवश सरकार गन्ने के मूल्य में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं कर सकती तो उसे अपने स्तर पर 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन के नाम से चल रही योजना को अब प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से देश भर में लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना का मिशन आम लोगों को फायदा पहुंचाना है।
मिशन के तहत सभी लोगों को एक ऐसा कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये कार्ड किसी बिल्कुल आधार कार्ड की तरह नजर आएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। इसके तहत देश के सभी लोगों को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां होंगी। योजना लॉन्च करते हुए मोदी ने कहा कि बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, ये एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब की कैबिनेट बैठक हुई। जो इस बैठक में किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया गया और बैठक में कोई भी जो एजेंडा है वो पास नहीं किया गया, उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पंजाब के नए बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ये दूसरी बैठक थी और मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ये मंत्रियों के साथ पहली बैठक थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में जाने के बाद अब हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हैं। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने यह दावा किया है कि लॉकेट चटर्जी ने बीजेपी के लिए भवानीपुर में प्रचार करने से इनकार कर दिया है। वहीं इन अटकलों को खारिज करते हुए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वह उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सह प्रभारी नियुक्त हुई हैं और वह इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर ही फोकस कर रही हैं। बंगाल में बीजेपी की चुनावी हार के बाद एक और झटका लगता नजर आ रहा है। दरअसल बाबुल सुप्रियो के बाद अब हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया कि लॉकेट चटर्जी ने भवानीपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इन अटकलों को खारिज करते हुए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि चुनाव इंचार्ज होने के नाते वो उत्तराखंड पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भवानीपुर में पहले ही स्टार प्रचारक दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनाव मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए फेक न्यूज फैलाई जा रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से ही हाई हो गया है। इस बीच AIMIM चीफ ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के मुद्दे उठाने वाला कोई नेता नहीं है। ओवैसी ने साथ ही मुसलमानों से अपील की कि वो विकास को लेकर एकजुट होकर वोट करे। बता दें, ओवैसी यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बीच ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है और यहां मुसलमानों के मुद्दों को उठाने वाला कोई नेता नहीं है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 19% मुसलमान हैं, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। बता दें कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में हुए गोलीबारी के मामले में स्पेशल सेल ने अपने लेवल पर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पिछले 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और इसकी पुष्टि रोहिणी कोर्ट में लगे CCTV कैमरा ने कर दी। रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार दोपहर को हुई गोलीबारी के मामले में नया खुलासा सामने आया है। इस वारदात को लेकर एक साजिश के चलते अंजाम दिया गया। बदमाशों ने लगातार हो रही पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह साजिश पिछले 15 दिनों से रची जा रही थी, जिसका प्लान मंडोली जेल में बंद सुनील उर्फ टिल्लू ने बनाया था। गोगी के शूटआउट के पहले बदमाशों ने कई बार कोर्ट की रेकी भी की थी। वहीं CCTV तस्वीरों के जरिए इस मामले में कई खुलासे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ी एक पत्रिका 5 जन एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि 5 जन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर निशाना साधा है। 5 जन ने अमेजन पर निशाना साधते हुए अधिकारियों पर रिश्वत देने और भारतीय संस्कृति के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 5 जन ने अमेजन पर लिखे गए लेख में कहा कि 18वीं शताब्दी के दौरान
जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी वो अब अमेजन कर रही है। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर निशाना साधा गया है। पंचजन्य ने अमेजन पर अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने और भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। पंचजन्य में अमेजन पर लिखे गए एक लेख में यह लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी में भारत पर कब्जा करने के लिए इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर काम किया गया था। पंचजन्य ने अमेजन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 तक कह डाला। देश में कोरोना के मामले में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज 191 दिन बाद सबसे कम कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जहां पहले 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आते थे, वह अब केवल 30,000 में सिमट कर रह गए हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें वैक्सीनेशन की, तो पूरे देश में 86 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज 191 दिन बाद देश में सबसे कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। जहां पहले कोरोना के मामले 40,000 से ज्यादा आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 20,000 25,000 के आसपास पहुंच गई है। तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटों में मौत दर्ज की गई। अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो देश में 86 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बता दें आपको, देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम नजर आ रहे हैं। 86 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो कहीं ना कहीं देश में राहत की खबर है। वही बात अगर कोरोना के मामलों की करें, तो लगातार कोरोना के मामले कम दर्ज किए जा रहे हैं। 26,041 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए और 276 लोगों की हालांकि इस दौरान कहीं ना कहीं मौत दर्ज की गई, जो अभी भी खतरे की घंटी बजा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खुल गए हैं, जिसके बाद जो विद्यार्थी जो है वो खुश है, साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो चाहे टीचर हो, सभी के सभी खुश है। क्योंकि जिस तरह से जो पहले जो कोरोना के केस बढ़ने के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसका जो है पूरा फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो दूर दराज के कई इलाके हैं यहाँ पे, जिसके कारण जो नेटवर्क की भी जो समस्या रहती थी, लेकिन जो जिस तरह से जो आज से क्लासेस शुरू हो गई है, ये सब कुछ निर्भर करेगा आने वाले दिनों में जो है कोरोना के ऊपर डिपेंड करेगा। कोरोना के अगर केस फिर बढ़ जाते हैं तो फिर से एक बार जो है स्थिति वही आ जाएगी कि ऑफलाइन क्लास लगाने पे फिर से प्रशासन सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसे में सभी उम्मीद यही जता रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो है आने वाले समय में जो है ना बढ़े, जिसके कारण जो है जो जितने भी जो बच्चे हैं उनका जो है सुचारू रूप से इसी तरह से जो है क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस जारी रहे। आज सवेरे बल्लभगढ़ तहसील कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह कार्यालय खुलते ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोकचंद के साथ औचक निरीक्षण करने कार्यालय पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री ने तहसील में पिछले दिनों हुई रजिस्ट्रियों के कागजों का निरीक्षण किया। वह कई रजिस्ट्रियों के कागजों का निरीक्षण करते हुए 1-2 अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को कड़ी फटकार लगाई। मौके पर रेड क्रॉस की कुछ स्लिप बिना नाम के साथ सिग्नेचर हुए देखकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारी से कड़ी पूछताछ की। इसके बाद तहसील के विभिन्न कार्यालयों में निरीक्षण करने के बाद जब मंत्री मूलचंद शर्मा खाते विभाग में पहुंचे, तो वहां एक अपाहिज व्यक्ति के राशन कार्ड की समस्या को देख व समझकर उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और अपाहिज व्यक्ति की समस्या का निदान कराया। अब देखने वाली बात यह है कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और बल्लभगढ़ एसडीएम त्रिलोकचंद के इस औचक निरीक्षण के बाद यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी अपने काम की जिम्मेदारी को आगे कितना सीरियसली लेंगे, यह देखने वाली बात है। केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में पहले नंबर पर आ चुका है। महेंद्रगढ़ जिले का लक्ष्य आयुष्मान कार्ड बनाने का 2,08,000 है, जिसमें से 1,06,000 कार्ड महेंद्रगढ़ जिले में अब तक बनाए जा चुके हैं। इसको लेकर के अब महेंद्रगढ़ जिला आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना में हरियाणा के पहले पायदान पर पहुंच गया है। यहाँ के जो लोगों के हम माने तो यहाँ जो इसके लाभार्थी हैं, जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है,
और उसका लाभ लिया है, उनके अनुसार ये योजना उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। फ्री में उन्हें इलाज मिल रहा है। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार का आभार जताया है कि इस योजना के तहत उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। आज पूरे देश भर में किसान आंदोलन के चलते भारत बंद है और भारत बंद के एवज में जो है सोनीपत रोडवेज में कुछ निजी बस संचालक जमकर चांदी लूटते हुए नजर आए। जहां एक बुजुर्ग जिसके पास सिटीजन कार्ड होने के बावजूद भी उसे बस से उतार दिया गया। हालांकि जब उसने इसका विरोध किया तो पूरी बस को भी खाली कर दिया गया और इसकी शिकायत ट्रैफिक मैनेजर को बुजुर्ग ने दी है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत से रोहतक जाने के लिए बुजुर्ग निजी बस में सवार हुआ था और जहां निजी बस संचालकों ने मनमानी करते हुए बुजुर्ग की पूरी टिकट लेने को कहा। जहां बुजुर्ग ने टिकट लेने से मना किया तो बुजुर्ग को उतार दिया। और वहीं जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए बस में 50% किराया माफ करने का प्रावधान किया गया है, वहीं निजी बस संचालक सरकार के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल शिकायत दी गई है। अब देखना ये होगा कि विभाग निजी बस संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। बेरोजगारी कितनी है इसका प्रमाण आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लाइनें उन युवाओं की हैं जो रोजगार पाने के लिए नारनौल के सिविल अस्पताल में आए हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए 33 पोस्टों के लिए डीसी रेट पर वैकेंसी निकली है और आज फार्म जमा कराने का अंतिम दिन है। तकरीबन 2000 फार्म जमा हो चुके हैं और ये लंबी लाइन सुबह से लगी है। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया होती तो समय भी बचता और कोरोना काल में इस तरह की भीड़ भी नहीं होती। साथ ही इन लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि मैनुअली फार्म जमा करवाने से धांधली की भी आशंका हो सकती है। ऐसे में ऑनलाइन फार्म जमा होने चाहिए थे ताकि पारदर्शिता भी बनी रहती। अब देखना होगा कि सरकार 33 पोस्टों के लिए 2000 से अधिक जो फार्म आ चुके हैं, ये प्रक्रिया कैसे निपटा पाती है और किन का भाग्य खुलता है, किन्हें नौकरी मिलती है और कौन लोग बैरंग घर को लौटते हैं। मेवात जिले में वायरल फीवर जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक वायरल फीवर से 8 लोगों की जान जा चुकी है। बात अगर डेंगू की करें तो तकरीबन 48 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन राहत की खबर यह है कि अभी तक मरने वालों में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। बरसात होने के कारण हुए जलभराव की वजह से मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं और वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू के केस मेवात जिले में लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।